Guys, go through the last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Last lecture, perhaps we have completed halogenation. Anyone, any doubts? Last lecture notes, फटाफट go through करिए बेटा. सर Yes, बेटा. सर आपने पिछली बार एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमें मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ढूंढना था. सर उसमें दो सिमिलर टाइप ऑफ एच थे, तो उसमें से हम अगर दूसरे पे करते तो हमें कायरल कार्बन नहीं मिलता है. ऐसा कैसे हो सकता? सिमिलर टाइप एच का मतलब क्या हुआ? हाँ सर, लेकिन सिमिलर सर आप वापस बता सकते हो एक बार वो? कौन सा था मॉलिक्यूल? सर CH3 CH3 CH2 CH3. यहाँ पर CH3. यस सर. ये दोनों आइडेंटिकल है, राइट? यस सर. तो तुम कह रहे हो यहाँ का H हटाने पे Cl लगेगा तो ये कायरल हो जाएगा और यहाँ पे लगाने पे नहीं होगा. यस सर. क्या मजाक कर रहे हो यार? हद हो गई है. तो एक बात बताओ, ये एक ग्रुप है Cl CH2, एक ये ग्रुप होगा, इसके बाद भी कुछ लगा होगा, और एक ये ग्रुप है और एक H है. चार ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हैं. यस सर. और जब तुमने यहाँ किया, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक H है और एक ये अलग ग्रुप, एक ये, हो गया चार. फिर अजीब है यार, तो सेम ही कंपाउंड है. हद हो गई. ये तो वही बात हो गई कि तुमने अपने हाथ को ऐसे रखा हुआ है और किसी टाइम पे तुमने अपने हाथ को ऐसे रख लिया, तो ये दो डिफरेंट पर्सन हो गए. ऐसा थोड़ी ना हो सकता है. सर मैं वो उसी कार्बन पे देख रहा था, इसलिए मेरे को लगा कि नहीं है. नहीं नहीं. और बोल बेटा, और किसी का डाउट है कोई? अपने डाउट्स इस तरह से आप जरूर क्लियर करा लीजिए. हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि ये एग्जाम में मिस्टेक कर रहे हो. ऐसे छोटे छोटे डाउट्स है जो हो सकता है तुम्हें अभी आप हेजिटेट कर जाएं और एग्जाम में फिर मिस्टेक्स. और बताइए, किसी और को कोई डाउट है इधर? नो सर. चल तो आगे बढ़ते हैं बेटा. सेशन को अच्छे तक आता है बिकॉज वही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. अगर बोलो बेटा, कुछ कह रहे हो? सर लास्ट क्लास आप वो वाला पार्ट पढ़ा रहे थे ना कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स विल हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. सर विल स्टीरियोआइसोमर्स हैव द सेम properties? इन एंशोमर्स की प्रॉपर्टी सेम होती है फिजिकल. हाँ ठीक है, क्या प्रॉब्लम? So नहीं, आई एम आस्किंग विल स्टीरियोआइसोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज? स्टीरियो आइसोमर्स नहीं, ऐसा नहीं. बस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं. ओके सर, थैंक यू. चलिए अब इधर आते हैं. अदर रिएक्शंस करके एक हेडिंग डालिएगा और इनमें ज्यादातर आपको याद करना पड़ेगा. प्रिडिक्शंस आपके लिए फिजिबल नहीं हो पाएंगे और ना ही हम इनकी कोई डिटेल्ड मैकेनिज्म करने वाले. तो इनको जैसा मैं आपको बताऊंगा उसी स्टाइल से याद रखना. एडवांस में अभी तक एक भी बार क्वेश्चन पूछा नहीं गया. मेन में कभी कदार पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है. तो अदर रिएक्शंस में मैं इधर फ्लो चार्ट जैसा बना देता हूँ, इसे याद रखने में भी आसानी होगी. एक होगा ऑक्सीडेशन, जिसको आप कंबशन भी लिख सकते हो. फिर इसमें आएगा कंप्लीट कंबशन यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन.
फिर आएगा इसमें इनकम्प्लीट, इन सब के बारे में मैं लिखाऊंगा, और कंट्रोल्ड। ये हो गया आपका एक पार्ट, ठीक है। फिर इसी में आप डालिएगा नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, दिस इज अनदर। फिर इसमें आप डालिएगा सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। फिर फर्दर इसमें ऐड करिएगा आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन। फिर एक इसमें पढ़ते हैं हम लोग पायरोलिसिस, जिसको क्रैकिंग भी कहते हैं। फिर इसमें आप लिखिएगा एरोमेटाइजेशन। ये फ्लो चार्ट बना लीजिए, और फिर आप मेन हेडिंग डालिएगा ऑक्सीडेशन, जिसमें हम लोग कंप्लीट ऑक्सीडेशन सबसे पहले लिखेंगे। सर नाइट्रेशन में एल्केन लिखे कि एल्कीन? सब एल्केन का है ना, तो एल्केन ही लिखेंगे। सर कंबशन और ऑक्सीडेशन सेम है? कंबशन एंड ऑक्सीडेशन सेम होता है। तो लास्ट वाला क्या लिखा? लास्ट वाला एरोमेटाइजेशन। ओके। डन सर। डन। चल, सबसे पहले कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये तो आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ रखा है, यूडियोमेट्री में भी पढ़ा होगा। सिंपल ऑक्सीडेशन कराना है अपने को, कंबशन कराना है, तो O2 इधर डाल दिया। कितने कार्बन एटम्स हैं? N, तो आप NCO2 लिख देते हो। इस तरह से हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं। इधर 2N+2 है, तो उसका हाफ आप बना दो H2O, तो ये इधर का बैलेंस हो गया। और O2 के लिए क्या करोगे? ऑक्सीजन काउंट कर लो, इधर 2N है, N+1 है, 3N+1 O है, लेकिन ये O2 था, तो पहले तो 2 से डिवाइड कर दो, और फिर ऊपर 3N+1 इस तरह से आप डाल दो। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है बैलेंसिंग। और इसमें क्वेश्चंस जो पूछ लेते हैं कई बार हीट ऑफ कंबशन पे, तो हीट ऑफ कंबशन पहली बात तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, उतना हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। मान लीजिए कि सब एक जैसा ही हो गया, तो हम सीधे सीधे स्टेबिलिटी के इन्वर्सली इसको देख लेते हैं। जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए था, वैसे ही हीट ऑफ कंबशन, इसको भी कॉपी कर लो बेटा। तो वो आपने O2 के बाजू में क्या लिखा है रिएक्टेंट्स में? 3N+1/2। सर वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है क्या? कौन सा बेटा? सो SOC is actually proportional to number नंबर of ऑफ कार्बन है। हाँ, वो एक्चुअली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स होता है, बट वो जितने कार्बन होंगे उसके हिसाब से हाइड्रोजन भी बैलेंस होगा। फोकस। सर HOC का फुल फॉर्म क्या है? हीट ऑफ कंबशन।
Sir, done. Done? Sir, done. अब इसमें एक लिखिएगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में केवल इतना लिख दो, यहाँ पर एक नोट भी लिख लीजिएगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या combustion gives carbon black with insufficient O2। और इसके बारे में आप ये भी लिख सकते हैं कि जो कार्बन ब्लैक दिस इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो प्रिंटर वाली इंक होती है ना, वो इसको कॉपी कर लो बेटा, ये डायरेक्ट इसी तरह का आएगा मेन लेवल पे। हाँ, तो इसका जनरल रिएक्शन कैसा होगा? इसका जनरल कोई जनरल रिएक्शन नहीं होगा। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड और इनकम्प्लीट, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसको हटा दें बेटा, कॉपी कर लिया सबने? Sorry. सर एक मिनट, हम्म। So printing के बाद चलेगा? इंक प्रिंटिंग के बाद पूछना, इंक। Okay sir. Sir, done. ओके, अब लिखिए कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। इसमें एक नोट लिखिएगा, with a regulated supply of oxygen or air at high pressure and in the presence of a suitable catalyst. In the presence of a suitable catalyst, alkanes give a variety of oxidized products. Alkanes give a variety of oxidized products.
अब इसकी भी जो रिएक्शन है वो तुम्हें याद ही रखनी पड़ेंगी, जैसे CH4 प्लस O2, कॉपर लिखिए, इसमें 523 केल्विन टेम्परेचर लिखिएगा, 100 ATM प्रेशर लिखिए, और प्रोडक्ट में दिखा दीजिए CH3OH। फिर इसमें अगर आप या फिर चलेगा MO2O3 लिख दीजिए, मॉलिबेडनम, और इसमें मिल जाएगा आपको HCHO प्लस H2, ये लिख सकते हैं। इसके अलावा एक पॉपुलर है CH3 प्लस O2, CH3CO होल ट्वाइस Mn, ये Mn है। हाँ, तो यहाँ पर आप बनाइए CH3COOH। ये किसी भी तरीके से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपको सब याद रखना पड़ेगा। और एक ज्यादा पॉपुलर रिएक्शन है जिसमें टर्शरी हाइड्रोजन अवेलेबल रहता है एल्केन में, अगर KMnO4 डालोगे तो वो टर्शरी HOH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कॉपी करो। तो वो MO2O3 क्या है? मॉलिब्डेनम ऑक्साइड है बेटा। पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें MO एक एलिमेंट मिलेगा। सर यस बेटा। सर आपने सेकेंड रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या लिखा है? MO मॉलिब्डेनम होता है एक एलिमेंट, MO2 ओ सर सेकेंड रिएक्शन, द सेकेंड रिएक्शन की बात करो ना। यस CH3COO होल ट्वाइस Mn, CH3CO सर होल Mn। डन सर। सर फर्स्ट रिएक्शन में प्रेशर क्या है? इसमें बेटा 523। 100 ATM। ओके थैंक्स। सर ये सारे याद रखने हैं ना? सब याद रखना है बेटा। हो गया बेटा? सर 1 मिनट। तो बाकी एल्केन्स के लिए भी सिमिलरली लिख सकते हैं ना? सर डन। सर डन। सबके पास बुकलेट है बेटा? यस सर। बुकलेट निकालिए और 25th क्वेश्चन उसमें उसको सॉल्व करो। लास्ट क्वेश्चन जो है ना HA1 का, उसका लास्ट क्वेश्चन करिए जरा सारे बच्चे, आंसर शेयर करिए। आंसर देखना नहीं बेटा, जो भी तुमको आंसर आता है ईमानदारी के साथ उसको आप शेयर करिए। सर कौन सा क्वेश्चन? कैन यू रिपीट वंस मोर? HA1 जो है ना बेटा एल्केन पर बेस्ड है, उसका लास्ट क्वेश्चन 25th ओके सर। क्वेश्चन। ओके सर।
हो पा रहा है बेटा? यस Yes, sir. वेरी गुड यश, विराज वेरी गुड। कोई भी आंसर पीछे से देखना नहीं बेटा, अपना आंसर दीजिए, बीच नहीं ना। सबने सोच लिया, डिस्कस कर लें। Yes, sir. देखिए बेटा, जो अपने को सिंपल सा कॉन्सेप्ट मालूम है, क्योंकि सारे के सारे साइक्लोहेक्सेन है, 1,2 डाइमिथाइल, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो सेम है ना। तो ये आंसर डिसाइड नहीं करेगा। तो हीट ऑफ कंबस्शन केवल किस पे डिसाइड होगा? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी पे। तो केवल स्टेबिलिटी जज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी दिया हुआ है उसमें देखो, जो स्टेबिलिटी है वो तो इक्विटोरियल एक्सियल पे डिसाइड होती है, और सिस और ट्रांस अपर लोअर पे डिसाइड होता है। तो हम लोग इसको पहले सिस है या ट्रांस ये ड्रॉ करेंगे, फिर चेक करेंगे ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। जैसे मैं, और कोशिश करेंगे कि पहले इक्विटोरियल पे लाएं। तो मान लीजिए कि मैंने इक्विटोरियल इक्विटोरियल रख दिया, तो अपने को मालूम है इससे ज्यादा स्टेबल मिल नहीं सकता 1,2। ये बहुत ज्यादा स्टेबल है ना। ये स्टेबल, अब इसका तुम फॉर्म पता करो कि ये क्या है, सिस है कि ट्रांस है। तो कॉमन सेंस कहता है कि भाई ये H अपर है, ये CH3 लोअर हो गया, ये यहाँ पर अपर हो गया, यहाँ H लोअर हो गया। तो लोअर अपर को हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांस। स्टेबल तो हमने पहले ही बोल दिया था इसको, ठीक। अब इसका दूसरा वाला फॉर्म भी ड्रॉ कर ही लेना चाहिए अपने को। तो अगर यहाँ पर एक हमने इक्वेटोरियल दिया तो एक एक्सियल देकर देख लेते हैं। तो ये ऑफ कोर्स रिलेटिवली लेस स्टेबल है। रिलेटिवली चेक करोगे तो लेस स्टेबल बोलेंगे इसको। लेकिन इसका फॉर्म क्या है? तो इधर ये लोअर है, इधर भी लोअर है, तो ये सिस हो गया। तो इन दोनों में रिलेशन क्या आया बेटा? ट्रांस ग्रेटर देन सिस। जिन भी बच्चों ने बिना दिमाग लगाए ये लिख दिया रटा हुआ कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, उनका कुछ नहीं होने वाला। हमने क्लियरली लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पर आपको ट्रांस ज्यादा स्टेबल बोलना है, कहाँ कहाँ सिस ज्यादा स्टेबल बोलना है, वो सिचुएशंस पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पर ट्रांस ग्रेटर देन सिस आया, वेरी गुड, अपने को ये पता चल गया यहाँ पर। फिर एक दूसरा जो दिया हुआ है 1,3 डाइमिथाइल दिया हुआ है। तो 1,3 एक बार चेयर फॉर्म ड्रॉ करते हैं, और 1 पोजीशन पे हम मिथाइल इक्वेटोरियल देते हैं, यहाँ भी इक्वेटोरियल देकर देखते हैं। तो 1,3 हो गया। लेट्स सी अपर है कि लोअर है। ये यहाँ लोअर है, ये अपर है कि लोअर है? ये भी लोअर है, यानी ये फॉर्म सिस हो गया बेटा, और ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। तो यहाँ पर सिस फॉर्म मोस्ट स्टेबल आया। लेट्स सी ट्रांस का, ये CH3 ऐसा दिया, एक यहाँ एक्सियल दे दिया, तो यहाँ लोअर और ये अपर हो गया, ये ट्रांस हो गया। ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या पता चल गया बेटा? सिस मोर स्टेबल द ट्रांस। देखो इस तरह से आंसर निकल रहा है। अगर किसी बच्चे ने रटा हुआ कर दिया होता तो गलत हो जाता, ठीक। अब वो तो सिंपल एल्कीन्स में ऐसा होता है, बिकॉज क्राउड जो है वो दूर दूर हो जाता है ट्रांस में। अब जो 1,4 दिया हुआ है उसका देख लेते हैं। यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया। ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है बिकॉज यहाँ पर दोनों इक्विटोरियल है। तो ये लोअर यहाँ पर है और ये अपर है, तो लोअर अपर यहाँ क्या है बेटा? ट्रांस। इसका मतलब ट्रांस ज्यादा स्टेबल अपने को मिल रहा है यहाँ पर। ये सिस फॉर्म हो गया, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे ट्रांस ग्रेटर देन सिस। तो जहां पर जो ज्यादा स्टेबल है उसका HOC क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देख लो, क्या सबको समझ में आया बेटा कॉन्सेप्ट? Yes. तो कॉपी कर लो बेटा। अगर आपने कुछ और भी सोचा हो एंड आंसर आ गया हो फॉर्चुनेटली, तो फिर भी आप इसको कॉपी कर लो।
सर यस बेटा। सेकंड केस में अगर जो सिस वाला फॉर्म है एच कम होगा ना? एक करके बोलो बेटा, ऋग्वेद बोलो। सर सेकंड केस में जो सिस वाला फॉर्म है उसमें दोनों अपर अपर का फॉर्म रहा तो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा ना। दोनों, हाँ ये सिचुएशंस आती है, तो हम लोग उसका जो स्टेबल वाला फॉर्म है ना उसको कंसीडर करते हैं। जैसे तुम्हारा जेई मेन का पेपर जो होगा 4 अटेम्प्ट है, जिसमें बेस्ट होगा वो कंसीडर किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर। ओके सर। वो तो फर्स्ट केस में भी ऐसा हो जाएगा ना, जो फर्स्ट केस है उसमें भी ट्रांस वाला जो फॉर्म है उसमें दोनों एक्सेल करोगे तो भी ट्रांस ही आएगा, लेकिन लिया जाएगा जो बेटर वाला होता है। जनरली कन्फॉर्मर्स के बेसिस पर हम स्टेबिलिटी जज नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन अगर वो वैसा भी दिया हो तो हम उसके बारे में भी सोचते। सर जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसका एचओएच कम होगा ना? जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसका एचओएच कम होगा, बिल्कुल सही बेटा। इसका मतलब पहले वाले में जो ट्रांस है उसका एचओएच कम होगा, दूसरे वाले में सिस वाले का कम होगा, तीसरे वाले में फिर से ट्रांस वाले का कम होगा। सबको समझ में आ गया? हटा दें इसको। बस एक मिनट। यस सर। सर डन। चलो अब कंटिन्यू करते हैं इसको। दूसरा वाला जो था वो नाइट्रेशन था बेटा, उसको लिखो आप। नाइट्रेशन ऑफ एल्केन ऐसा करके हेडिंग डालिए एंड राइट अ स्मॉल नोट। Nitration is carried out in vapor phase. Nitration is carried out in vapor phase at around 400 to 500 degrees Celsius. Nitration is carried out in vapor phase at around 400 to 500 degrees Celsius in the presence of HNO3 or N2O4. सर HNO3 और N2O4. आगे लिखिएगा नाइट्रोएल्केन्स having number of carbon atoms. So can you please repeat? Nitroalkanes having number of carbon atoms same or less than the starting alkane are obtained. So could you please repeat again? Nitroalkanes having number of carbon atoms same or less than the starting alkane are obtained.
देखो, मान लीजिए कि ये एक एल्केन दिया हुआ है, इसमें आप HNO3 डाल रहे हो, तो आपको केवल नोट इस्तेमाल करना है। पहले जो एल्केन दिया है, उसी के डिफरेंट जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, उनको निकाल कर NO2 लगा दो। तो इसमें 2 इस तरह से पॉसिबल हैं, एक ये और एक ये वाला। फिर इसके बाद वो कहता है, इससे कम वाले जो कार्बन एटम्स हैं, उनके भी नाइट्रो ग्रुप्स उनमें भी लगा दो। तो एक कार्बन कम किया, क्या इसमें कोई आइसोमराइजेशन हो सकता है? नो, ये स्ट्रेट इसी तरह बनने वाला, मतलब एनोड पोजीशन कहीं नहीं चेंज कर सकता। और एक फिर इससे छोटा वाला ये। तो इस तरह से आप नाइट्रेशन के प्रोडक्ट्स लिख पाओगे। कॉपी कर लो इसको। सर एक बार आप लास्ट वाला पार्ट रिपीट कर सकते हो प्लीज? नोट का बेटा, नहीं सॉरी, एक्सप्लेनेशन का। एक्सप्लेनेशन का मैंने केवल इतना बताया बेटा कि जितने कार्बन एटम्स यहाँ पर हैं, उनको एक एक कम करके उसमें फिर NO2 लगाते चले जाओ, बस। ओके सर। Sir, done. डन। अब इसमें आगे लिखिएगा सल्फोनेशन। लिखिएगा, सल्फोनेशन इज कैरिड आउट विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। Sulfonation is carried out with fuming sulfuric acid. Fuming sulfuric acid, या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि SO3 dissolved in H2SO4, या फिर आप इसको ओलियम जैसा लिख सकते हैं, H2S2O7 ओलियम। तो इनको बस यूज करना, ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। RH लोगे और यहाँ सल्फोनेशन होगा, तो आपको RSO3H लिख देना है बस, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा। जनरली एल्केन्स जिनमें 6 या उससे ज्यादा कार्बन एटम्स होता है, उसके लिए करवाया जाता है, पर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, इसको इतना ही कॉपी करके रखो। सर फ्यूमिंग के बाद क्या बेटा? सर आप एक बार नोट रिपीट कर देंगे? मैंने केवल इतना बोला है सल्फोनेशन के नोट में, सल्फोनेशन इज कैरीड आउट विद फ्यूमिंग sulfuric acid. And what is fuming sulfuric acid? Either you write H2S2O7, that is oleum, or SO3 dissolved in H2SO4. ओके सर। जनरली जो टर्शरी H होता है, उसका रिप्लेसमेंट सबसे ज्यादा होता है, तो उसको H हटाकर SO3H लगा देना। इतना सोच के रखेंगे तो दैट इज इनफ। इस पे क्वेश्चंस आते तो हैं। रिमूव कर दें बेटा इसको।
Yes. अब नेक्स्ट लिखिएगा आइसोमेराइजेशन। लिखिएगा normal alkanes when heated with normal alkanes when heated with normal alkanes when heated when heated in the presence of, ऐसा करके लिखो, when heated in the presence of anhydrous AlCl3 and HCl, anhydrous AlCl3 and HCl at around 300 degrees Celsius, सर then branched chain alkanes are obtained. Then branched chain alkanes are obtained. सर एक बार लास्ट पार्ट रिपीट कर दीजिए। Then branched chain alkanes are obtained. This is normal butane. इसको हम लोग AlCl3 HCl की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो ब्रांच लगा करके नया एल्केन बना सकते हो द सेम कार्बन एटम्स, वो बना लो। तो ये नॉर्मल था, इसका क्या बन सकता है? आइसो बन सकता है, बस दैट इज द आंसर। सर आप एनहाइड्रस के बाद एक बार नोट रिपीट कर सकते हो? कोई नोट रिपीट कर देगा बेटा पूरा? Normal alkanes when heated in the presence of anhydrous AlCl3 and HCl at around 300 degrees Celsius, then branched chain alkanes are obtained. थैंक्स। सर जहाँ एक से ज्यादा ब्रांचिंग हो सकती है वहां पर वो सब प्रोडक्ट्स आएंगे। सारा बनाना है। ओके। इसको हटा दें बेटा। यस एक्चुअली मैकेनिज्म आपको बनानी नहीं है इसमें, लेकिन इसमें एक जो इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन स्टार्ट होती है और कार्बोकेटायन मैकेनिज्म होती है, तो उसमें रीअरेंजमेंट इस तरह से होता है कि जो टर्शरी या सेकेंडरी वो ज्यादा स्टेबल वाले बनते हैं, तो इसीलिए वो इस तरह के ब्रांच्ड वाले एल्केन्स प्रिपेयर हो जाते हैं। सर डन। फिर इसमें लिखिएगा क्रैकिंग। लिखिएगा it is breaking of alkane, it is breaking of alkane into smaller alkanes, alkenes and H2. Smaller alkanes, alkenes and H2. ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल आप ले लो CH3, CH2, CH3, इसको बस हीट कर दो आप 300 to 400 डिग्री सेल्सियस। जरूरी नहीं कि यहाँ पर कोई टेम्परेचर हो सकता है 500 दिया हो, उससे कोई अपने को फर्क नहीं पड़ता, हीटिंग लिखा होगा दैट इज ओके। तो ये जो एल्केन आपको यहाँ दिख रहा है, इसका छोटा एल्केन क्या हो सकता है?
इथेन हो सकता है, और छोटा एल्केन क्या हो सकता है, मीथेन हो सकता है। एल्केन कंप्लीट हो गया। अब इसका एल्कीन कोई बन सकता है क्या, तो हाँ बन सकता है, तो ये एल्कीन बन गया। ठीक, अब इसका एक कार्बन कम करके एल्कीन बन सकता है, हाँ बन सकता है ये, और H2। ये आपको लिख देना है, जैसा नोट बोल रहा है वैसा करते जाना है, बस कॉपी कर लो। इसको कई बार थर्मल क्रैकिंग भी बोलते हैं। Many times some catalyst are also used in cracking, तो उसको कैटालिटिक क्रैकिंग बोल देते हैं। तो ये हल्का फुल्का चेंजेस हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। सर कैटालिटिक वाला पार्ट रिपीट करोगे प्लीज? मैंने केवल इतना बोला है कि इफ इट इज सिंपल हीटिंग देन इट इज थर्मल क्रैकिंग, इफ कैटलिस्ट इज यूज्ड देन इट इज कैटालिटिक क्रैकिंग। ओके सर, थैंक यू। चलिए इसमें फर्दर लिखिएगा नेक्स्ट, मतलब क्रैकिंग छोड़कर कि ये तो हो गया। एरोमेटाइजेशन। Sir, can you go back to the previous page for a minute? एरोमेटाइजेशन बाकी लोग हेडिंग लिखें। सर कैटालिटिक क्रैकिंग में भी प्रोडक्ट सेम ही बनेंगे ना? प्रोडक्ट वही बना। ओके। इसमें नोट लिखिएगा बेटा। नॉर्मल एल्केन्स having 6 or more carbon atoms, normal alkanes having 6 or more carbon atoms on heating at around 500 degrees Celsius and 10 to 20 atm pressure, 500 degrees Celsius and 10 to 20 atm pressure, and in the presence of oxides V2O5, MO2O3, V2O5, MO2O3, molybdenum, Cr2O3 over alumina. Those who do not know, alumina का फॉर्मूला ये है। वैसे वो हाइड्रेटेड होता है लेकिन हम लिखते हैं ऐसे ही। Over alumina gave benzene and its homologs. Benzene and its homologs. होमोलॉग्स का मतलब होगा एक CH2 का डिफरेंस। जैसे अगर मैं आपको बोलूं CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको क्या करना है बेटा, जैसे आपने Cr2O3 लिया और Al2O3 ले लिया, इसको करीब 600 डिग्री सेल्सियस एंड 15 atm पे। अब इतना तो कुछ रटना थोड़ी ना है, तो आपको हल्का सा आइडिया रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम से सीधे सीधे आप बेंजीन बना दो। हो सकता है आपको इससे पहले साइक्लोहेक्सेन बना दिया हो, साइकिल बनाने की, फिर हाइड्रोजन रिलीज कराया हो, और तो ये फाइनली आपको इस तरह से दिख जाएगा। और हाइड्रोजन कितना कम हुआ काउंट कर लो, मेरे ख्याल से 3 या 4 H2 कम होगा, वो आप लिख लेना, ठीक है।
यहीं पर मान लीजिए कि नॉर्मल हेक्सेन के बदले हेप्टेन दिया होता है, यानी एक एक्स्ट्रा कार्बन एटम है, तो बस उसको कुछ नहीं करना है। आप देखोगे इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है। यहाँ CH3 लिखा हुआ है, तो इसमें यहाँ H था उसमें पहले, तो एक H हटा के CH3 लगाया गया। इसका मतलब डिफरेंस किस चीज का आया? CH2 का, इसीलिए तो हम लोग बोला गया। कॉपी कर लो बड़ा इसको। सर डिफरेंस वाला पार्ट आप एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला लिखो C6H6 और इसका फॉर्मूला लिखो C7H, यहाँ पर आएगा 8 पर 5 और 3 8। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है बड़ा? CH2 का। सर अगर C8 होगा तो एक और सीरीज उसके ऊपर ही लगेगा क्या? उसके ऊपर भी लगेगा, अलग अलग भी लग सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा बेंजीन मेन पार्ट है, उसके अलावा तो केवल उसमें कार्बन चेन लगा दिया। कॉपी कर लिया बेटा सबने? हटा दे इसको। यस सर, डन। सर आपने 4H2 कैसे लिखा फर्स्ट वाले रिएक्शन में? 4H2 कैसे लिखा? 3 to 5 to 2 2 ये सब ऐड कर दो, कितना होता है बेटा? अब 14 और ये 6 है। मैथ्स क्या कहता है? 4 into 2 मैथ्स क्या कहता है? ठीक है, यस सर। should I remove this? सबने कॉपी कर लिया? यस सर। देखिए एल्केन से रिलेटेड लगभग हमने सब चीजें कर ली है, बट कई बार क्या होता है वो छोटी छोटी थोड़ी सी और चीजें डाल देता है। जैसे कुछ कार्बाइड्स हैं, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो आपको एल्यूमिनियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, ये 4 पॉपुलर कार्बाइड्स के हाइड्रोलिसिस सिखाए जाएंगे। तो 2 ऐसे कार्बाइड्स हैं जिनसे मीथेन बन जाता है, तो वो आप अलग से लिख लेना। तो इसमें लिख देना कि Al4C और C3 सॉरी एंड Be2C, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, और ये है बेरिलियम कार्बाइड। तो इनका जो हाइड्रोलिसिस होता है उससे आपको मिलता है मीथेन। उधर AlOH थ्राइस मिल जाएगा और इधर BOH ट्वाइस मिल जाएगा। उससे मतलब नहीं अपने को मतलब इससे। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना, अलग से छोटी छोटी चीजें। वैसे आप कहीं कोने में लिख भी सकते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड अगर होगा, कैल्शियम कार्बाइड, तो उससे हमको मिल जाता है एसिटिलीन मिलता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और अगर मैग्नीशियम कार्बाइड है, वैसे ये तो बाद में पढ़ेंगे ही, उससे मिलता है प्रोपाइन। चाहिए तो ये लिख लो, नहीं तो बाद में लिखेंगे। अभी हम लोग एल्केन के लिए कंसर्न है, इसलिए हम लोग मीथेन लिख रहे हैं। एक तो ये लिख लो आप। सर Al4C3 का नाम क्या लिखा है आपने? एल्यूमिनियम बेटा, एल्यूमिनियम कार्बाइड। अच्छा यस यस। तो CH4 के बाजू में क्या लिखा है आपने? AlOH थ्राइस
और BeOH ट्वाइस, यानी कि एल्यूमिनियम होगा तो AlOH थ्राइस बनेगा, हाइड्रोलिसिस के बाद अब बेरिलियम होगा तो Be बनेगा। सर आपने हेडिंग क्या दी थी? मैंने ऐसा लिख लो, सम अदर रिएक्शन से तो चल रहा है ना, खाली ऐसा डाल दो हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड। ये बॉटम मोस्ट पार्ट पे क्या लिखा है? तो आप एक बार प्रोडक्ट्स रिपीट कर सकते हैं CH4 के बाद? AlOH thrice, BeOH twice। Should I remove this बेटा? सबने लिख लिया? ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया। कैल्शियम कार्बाइड जो है वो एसिटिलीन देता है और मैग्नीशियम कार्बाइड प्रोपाइन देता है। दिस हैज नथिंग टू डू विद एल्केन, बट सिंस मैं कार्बाइड आपको बता रहा हूँ, 4 पॉपुलर कार्बाइड्स है अपने सिलेबस में, वो इसलिए चारों एक साथ बार बार लिखोगे तो अच्छा रहेगा, याद भी हो जाएगा आपको। डन? यस सर। अब इसमें जैसे अगर आप याद करो तो हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन पढ़ी थी, है ना, निकल की प्रेजेंस में एल्काइन एल्केन एल्कीन का एल्केन बन गया। तो उसी तरह से आप कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन निकल की प्रेजेंस में करीब 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको CH4 मिलता है। ये भी आप लिख लो, और उसमें भी आप ये इक्वेशन डाल सकते हैं इसी तरह के नाम के साथ, सवातियर-सैंडरसन इक्वेशन। और इसको भी लिख सकते हैं, इसमें मीथेन मिल रहा है तो ये भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लो। सर ये सब याद करना जरूरी है? नहीं, जिसको रैंक लाना है उसको जरूरी है, सबको थोड़ी ना। ओके सर। चलिए इसको हटा दें। सर प्लीज वेट। इतना टेंशन लेते हो जिंदगी में, थोड़ा सा कूल रहो। खाली आप अच्छे से रेगुलर बेसिस पे स्टडी करते रहो। जब चीजें ज्यादा रिपीट होना शुरू हो जाएंगी तो अपने आप याद हो जाता है। तो अपने दोस्तों के नाम याद थोड़ी ना करते हो, रटने बैठते हो क्या? तो जब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे तो ये तुमको याद हो जाएंगे। तुम दुश्मन बनाकर रखोगे तो याद नहीं होंगे। केवल तुम्हें रेगुलर बेसिस पे इनको देखते रहना है, इनको देखकर स्माइल करना है, फेस पे अच्छे से स्माइल आनी चाहिए, उसको भी लगना चाहिए हाँ मेरा फ्रेंड है, वो तुम्हारे साथ आएगा। अब तुम हमेशा नाराज रहोगे उससे कि याद नहीं होता है, क्या है, कैसा है, कैसी केमिस्ट्री है, तो वो भी तुमसे दुश्मनी लेगा और याद नहीं होगा। दोस्त बनाओ। सर रिएक्शन के नीचे क्या लिखा है? सवातियर-सैंडरसन प्रोसेस। Should I remove this बेटा? यस सर। ये हो गया रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पार्ट था। अब एक ऐसा पार्ट है जो यूजुअली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, टीचर्स भी इग्नोर कर देते हैं, बट अगर आपको अच्छी रैंक की तरफ जाना है तो ये सब भी कवर करके रखना चाहिए। अगर एक बार भी क्वेश्चन आ गया और वो अनलकी हो गए, आपके टाइम पर उस तरह से ज्यादा पूछ लिया, पैराग्राफ आ गया बाय चांस, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और चांसेस है कि नया जब वो क्योंकि जेई एडवांस में वो ट्राई करते हैं हर बार नया देने के लिए, तो बहुत क्वेश्चंस अभी नहीं आए हैं इस पार्ट से,
बट हो सकता है वो आ जाए, तो अपने को उसके लिए रेडी रहना है। एंड वो है पार्ट फ्यूल से रिलेटेड है, ठीक है, फ्यूल से रिलेटेड वाला पार्ट है। तो हम लोग एक हेडिंग डालिएगा पेट्रोलियम, तो उसमें उसके थ्रू हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे। पेट्रोलियम आजकल वैसे भी बहुत नाम चल रहा है इसका, फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं तो लोग परेशान हैं। तो पेट्रोलियम एक्चुअली इसको हम लोग क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। तो इसके बारे में बहुत सुना होगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हैं, लेकिन इंडिया में फ्यूल प्राइसेस हाई हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो क्रूड ऑयल है, ये है क्या जिसके प्राइसेस कम ज्यादा होते रहते हैं? तो ये है एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। किस चीज का मिक्सचर है ये जो एल्केन्स हैं, साइक्लो एल्केन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन सल्फर के, उसका मिक्सचर। तो मैं वही लिख देता हूँ यहाँ पर, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एल्केन्स। यूजुअली जो एल्केन्स होगा वो C1 से लगाकर लगभग C30 तक जाता है, ठीक है। और साइक्लो एल्केन्स इसमें होगा। फिर इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिख सकते हो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिख सकते हो। सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऐसा करके। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सा मिक्सचर है। अब इसमें जैसे क्रूड ऑयल आता है, तो जो इंडिया में भी बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, तो रिफाइनिंग का मतलब ये सेपरेशन आप इसको बोल सकते हैं कि इसी क्रूड ऑयल से आप पेट्रोल भी निकालते हो, आप केरोसिन ऑयल भी निकालते हो, आप इसमें से डीजल ऑयल भी निकालते हो। तो जो डिफरेंट फ्रैक्शंस आप सेपरेट कर रहे हो ना, उसको हम नाम देते हैं रिफाइनिंग। तो इस क्रूड ऑयल का क्या किया जाता है बेटा? रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग करने के बाद वो आपको बेचा जाता है, ठीक है। सो इसमें एक्चुअली में हमें जो मेन हम डील करेंगे वो हम पेट्रोल फ्यूल के बारे में डील करेंगे, थोड़ा बहुत डीजल का भी लिखेंगे। और केवल इतना याद रखना है कि डिफरेंट फ्रैक्शंस होते हैं जो आपको अलग अलग फ्यूल, जिसके बाद पेट्रोलियम हो सकता है, पेट्रोलियम गैस एक बोलते हैं, उसके अलावा पेट्रोलियम ईथर एक बोलते हैं, गैसोलीन बोलते हैं, गैसोलीन वही पेट्रोल होता है, केरोसिन ऑयल है, डीजल ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है। तो ये सब डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं जिनको हम रिफाइनिंग के बाद निकालते हैं क्रूड ऑयल से, ठीक है। तो इतना कॉपी कर ले बेटा, हटा दे इसको। यस सर। एरोमेटिक के नीचे क्या लिखा है? हाइड्रोकार्बन। आंसर वो सम ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स NaNS में Na और S के हैं। नाइट्रोजन एंड सल्फर। ओके सर। चलिए, अब आप इसमें गैसोलीन के बारे में लिखेंगे, मतलब पेट्रोल। तो क्वालिटी ऑफ फ्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड बिफोर आई टेल यू अबाउट क्वालिटी ऑफ फ्यूल, सबसे पहले तो पता होना चाहिए एक टर्म है जिसको कहते हैं नॉकिंग। अगर तुम लोगों ने कभी पुरानी कार जैसे मारुति 800 वाली कहीं पर देखी होगी, तो जब वो स्टार्ट करते खड़ आवाज आती है उसमें, ठीक है, तो जो मेटालिक साउंड आता है उसी को कहते हैं नॉकिंग।
तो फ्यूल जितना अनइवनली बर्न होगा, जितना उसकी क्वालिटी खराब होगी, उतना नॉकिंग ज्यादा होता है। ठीक है, तो नॉकिंग को हम डायरेक्टली रिलेट करते हैं फ्यूल क्वालिटी से। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले लिखो नॉकिंग क्या होता है। बोलूं मैं? आर यू रेडी? यस सर। Yes, sir. देखिएगा, a sharp metallic rattling sound, a sharp metallic rattling sound in an internal combustion engine, a sharp metallic rattling sound in an internal combustion engine by burning of fuel unevenly, by burning of fuel unevenly सब इंटरनल के is बाद भी कर सकते हैं। a sharp metallic rattling sound in an internal combustion engine by burning of fuel unevenly is known as knocking. Due to this, there is loss of energy. Due to this, there is loss of energy. एंड इसमें एक ऑर्डर आप लिखिएगा, नॉकिंग का ऑर्डर। नॉकिंग का ऑर्डर, और याद रखना नॉकिंग जितनी ज्यादा है उतना फ्यूल क्वालिटी खराब है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग स्ट्रेट चेन एल्केन, इसकी नॉकिंग सबसे ज्यादा है। देन ब्रांच्ड चेन एल्केन, देन एल्कीन, देन साइक्लोएल्केन, देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये नॉकिंग का ऑर्डर है, तो आप इसको लिख जरूर देना कि अपोजिट विल बी फ्यूल क्वालिटी ऑर्डर। तो मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ज्यादा अच्छे से बर्न होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एज अ पेट्रोल ज्यादा अच्छा माना जाता है। अच्छा, एक और बात, जो गैसोलीन होता है ना, उसमें आप इसका फ्रैक्शन भी लिख सकते हो बेटा। जो कॉम्पोजिशन होता है करीब 6 कार्बन एटम से लगा करके 12 कार्बन एटम तक का जो फ्रैक्शन होता है ना, उसको हम लोग गैसोलीन बोलते हैं जब रिफाइनिंग की जाती है क्रूड ऑयल की। जो डीजल होता है वो C15 से शुरू होता है बेटा, C15 से लगाकर C18 तक, उसको डीजल ऑयल बोलते हैं। सर वो साइक्लो एल्केन है ना? साइक्लो एल्केन है बेटा, एल्केन। रिमूव कर दें इसको। यस सर। यस सर। देखो, एक हम लोग जो डिफाइन करते हैं, बिकॉज क्वालिटी मेजर करना है अपने को, तो कुछ स्केल होना चाहिए। तो जो क्वालिटी होती है मेजर करने के लिए, उसके लिए हम लोग स्केल एक रफली बनाते हैं, जिसको ऑक्टेन नंबर स्केल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ऑक्टेन नंबर स्केल। तो उसमें दो ऐसे ही रैंडम कंपाउंड्स एज्यूम करते हैं उनका स्केल में नंबर। तो एक जो है CH3, CH2, 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 1 2 3 4 5 6 7, इसको बोलते हैं नॉर्मल हेप्टेन। और एक कंपाउंड है CH3, 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 CH2, CH, CH3, CH3। इन दोनों को देखकर बताओ बेटा कौन ज्यादा अच्छा पेट्रोल होगा? सेकंड वाला। सेकंड वाला, सेकंड वाला है ना, वो अपने को पता चल गया, आइडिया लग गया आपको। तो
इसका ये 2 रैंडम कंपाउंड्स चूज किए गए। इस वाले का ट्रेडिशनल नाम है आइसोऑक्टेन। अगर आप याद करो नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको रटवाया था कि आइसो नियो, ये जो कॉन्सेप्ट होता है केवल जो है स्मॉलर एल्केन्स के लिए एप्लीकेबल है, 7 तक काउंट करते, उसके बाद जो है ये फंडा एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनली जिस कंपाउंड को आइसोऑक्टेन कहते हैं वो रूल में फिट नहीं होता। ठीक, तो वो आइसोऑक्टेन एक अलग चीज है, और उसका सामने देखो कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी, नाम भी लिख दिया मैंने, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, और इसमें ब्रांच वगैरह। इसका ऑक्टेन नंबर एज्यूम किया जाता है 100। इसका ऑक्टेन नंबर एज्यूम किया जाता है 100, और इसका ऑक्टेन नंबर हम लोग 0 एज्यूम करते हैं। तो इस तरह से एक स्केल तैयार होता है, ऑक्टेन नंबर स्केल। किस चीज के लिए स्केल है बेटा? फॉर द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन फ्यूल। यस। तो अब मान लो कि कोई तुमको एक गिवन पेट्रोल है, मान लो, है ना, एक गिवन फ्यूल है, गैसोलीन फ्यूल दिया हुआ है। अब तुमको उसकी क्वालिटी मेजर करनी है या उसका ऑक्टेन नंबर बताना है, जिससे तुमको पता चल जाएगा। ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा तो अच्छी क्वालिटी फ्यूल हो गया, ये मानकर चलेंगे। तो हम लोग क्या इसको करेंगे कि जो भी ये दिया हुआ है तो हम लोग इसका नॉकिंग फाइंड आउट करेंगे, इंस्ट्रूमेंट लगा करके नॉकिंग मेजर करेंगे। तो नॉकिंग जितना भी आएगा उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई नॉकिंग इतनी आ रही है ना। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे। किस चीज का मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे? हम मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे नॉर्मल हेप्टेन का एंड आइसोऑक्टेन का, जो हमारे स्केल में एक्सट्रीम्स पे रखे हुए उनका मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे, और कंटिन्यूसली हम इनके परसेंटेजेस चेंज कर करके इनकी नॉकिंग पता करेंगे, मतलब इसकी नॉकिंग पता करेंगे मिक्सचर की। जिस भी टाइम पर इसकी नॉकिंग और इसकी नॉकिंग मैच कर गई तो हम लोग दोनों में बोल देंगे कि जो फ्यूल क्वालिटी एक जैसी हो गई। अब ये जो ऑक्टेन आइसोऑक्टेन यहाँ पर उसका जितना भी परसेंटेज होगा, मान लो ये 80% है, तो हम इसके लिए बोलेंगे ऑक्टेन नंबर इज 80। क्या सब बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। इसको तुम अपनी स्टाइल से लिख लो बेटा। ठीक, तो मैं हल्का सा नोट लिखा देता हूँ कि इसको ऐसे लिखिएगा, अ फ्यूल ऑफ गुड क्वालिटी प्रोड्यूसेस लेस नॉकिंग, ऐसा आप लिख सकते हो। बोलो। मिक्सचर की नॉकिंग चेक करेंगे ना? हाँ, मिक्सचर की भी नॉकिंग और गिवन फ्यूल की नॉकिंग। जिस परसेंटेज पे आइसोऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन नॉकिंग मैच कर जाएगी गिवन फ्यूल से, वही ऑक्टेन नंबर हो जाएगा गिवन फ्यूल का। मैं तो एकदम सिंपल तरीके से आपको बताया, किस चीज का कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, एकदम सिंपल सा बताया मैंने आपको। सर आपने स्टेटमेंट क्या बोला था, फ्यूल ऑफ बेटर क्वालिटी? मैंने बोला था फ्यूल ऑफ गुड क्वालिटी प्रोड्यूसेस लेस नॉकिंग, और फिर आगे लिखिएगा क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑक्टेन नंबर। Quality of fuel is expressed in terms of octane number. A scale has been set up to express octane number of fuel. And for this purpose, normal heptane and isooctane have been selected as standards. ठीक है, and octane numbers of normal heptane and isooctane are assumed to be 0 and 100 respectively. वो तो आप ऐसे सामने देख के लिख सकते हो, कॉपी कर लो बेटा।
Done, sir. Yes, sir. Can you show the next page? Okay. लिख लिया बेटा इसके बारे में? Yes, sir. Somebody saying something? बोलिए. यस सर. सर जो ऑक्टेन नंबर है गिवन फ्यूल का वो नॉर्मल हेक्टेन और आइसो ऑक्टेन के बीच में ही होगा ना? नहीं, कई बार जो है उससे भी अच्छा फ्यूल मिला हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे फ्यूल हैं. तो आप ये मानकर चलो कि भाई जब ये स्केल बनाया गया होगा तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर डेफिनेशंस लिख रहे हैं, चाहे वो ऑक्टेन नंबर का डेफिनेशन देना हो, बट ऑक्टेन नंबर 100 से भी ज्यादा मिले हुए हैं. तो ऐसे कई सारे फ्यूल्स हैं. ठीक है बेटा? लेकिन जो तुमको फ्यूल दिया जाएगा तुम उसके हिसाब से निकालोगे, तो उस परसेंटेज को आप वहां पर लिख देना और कुछ नहीं. ठीक है? ओके. इसको हटा दें बेटा. यस अब सर. इसमें एक पॉइंट और लिख लो बेटा. जो नॉकिंग है, मतलब अगर आपको फ्यूल क्वालिटी बढ़ानी है तो क्या करें? तो जो स्ट्रेट चेन एल्केन है उसको क्या कर दो, आप ब्रांच कर दो, या एरोमेटाइजेशन. तो जितनी भी आपने रिएक्शंस पढ़ी है ना, एरोमेटाइजेशन हो गया, या आइसोमेराइजेशन हो गया, क्रैकिंग हो गया, इन सब से आप क्वालिटी ऑफ फ्यूल क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो. इसीलिए रिएक्शंस पढ़ाई जाती है. तो एक छोटा सा नोट लिखिएगा. Knocking can be reduced. Knocking can be reduced by adding. Knocking can be reduced by adding certain compounds known as anti-knock compounds. Knocking can be reduced by adding certain compounds known as anti-knock compounds. और इनमें जो पॉपुलर है बहुत वो है TEL. इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड. लेकिन इन सब का यूज एक्चुअली बंद हो गया है क्योंकि जो लेड वगैरह आ जाता है पेट्रोल में. तो टेट्रा इथाइल लेड करके लिखिएगा. और इसके अलावा एक कंपाउंड है आयरन पेंटाकार्बोनिल, ये भी लिख लीजिएगा. एटसेट्रा करके लिख लीजिएगा, वो काफी है. इसके अलावा लिखिएगा और बाय स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ फ्यूल. By structural modification of fuel. By structural modification of fuel, by the process of cracking, isomerization,
एरोमेटाइजेशन एटसेट्रा, क्रैकिंग, आइसोमेराइजेशन, एरोमेटाइजेशन एटसेट्रा। सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलो, ये तो था पेट्रोल फ्यूल। अब एक्चुअली डीजल का उतना हमको करना नहीं होता है, बट फिर भी आप लिख लो। एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं सीटेन नंबर। जैसे पेट्रोल फ्यूल के लिए ऑक्टेन नंबर होता है, उसी तरह से डीजल फ्यूल की क्वालिटी बताने के लिए सीटेन नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लिखिएगा, द क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल, the quality of diesel fuel is expressed, the quality of diesel fuel is expressed in terms of cetane number। और कि इसमें मेजर डिफरेंस है एक्चुअली। जो पेट्रोल इंजन होता है और जो डीजल इंजन होता है, उनका डिजाइनिंग जो है वो फ्यूल के अकॉर्डिंगली है। इसमें क्या होता है कि जो जैसे कि उसमें एरोमेटाइजेशन जितना ज्यादा हो जाएगा, जितना साइक्लिक हो जाएगा, उतना वो ज्यादा अच्छा फ्यूल है। इसमें वो उतना ही खराब फ्यूल है। जैसे कि रैंडम मैनर में हम लेते हैं 1 मिथाइल नैप्थलीन, इसका जो सीटेन नंबर है वो एक्चुअली में 0 लिया जाता है। तो आप गलती से भी पेट्रोल इंजन में डीजल मत डलवा दीजिएगा, नहीं तो इंजन खराब हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऑपोजिट फ्यूल है। और जो इसका कंपाउंड जिसको खुद सीटेन बोलते हैं, यहाँ पर वो है CH3 CH2 होल 4 CH3। बताइए बेटा ये क्या है? इसका नाम बोलिए। नॉर्मल हेक्साडेकेन है बेटा। ये 16 कार्बन एटम्स नॉर्मल हेक्साडेकेन है, और इसी को हम सीटेन भी बोलते हैं। तो इसको सीटेन बोल रहे हैं, इसका मतलब इसका सीटेन नंबर कितना लिया जाएगा? 100। बस इतना ही आप लिख लो, दैट इज इनफ। इससे ज्यादा हम नहीं लिखेंगे। सर भी वेट करना है ये लिखने के बाद? किस चीज का वेट करना है बेटा? नहीं, मुझे लगा आप इसके बाद मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं सुना, आपने क्या दिया था। नहीं नहीं, अभी इंस्ट्रक्शन दिया नहीं बेटा। सब लोग बुकलेट निकाल ले बेटा।
ओपन योर बुकलेट। और इसमें अटेम्प्ट करिएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 20। पहले इतना अटेम्प्ट करो। क्विक क्वेश्चन केवल जो आज मैंने पढ़ा है उस पर बेस्ड है। फटाफट देखिए आपको आ रहा है कि नहीं। हो पा रहा है बेटा? यस सर। सर आपने 6, 10, 16 और 20 बोला था ना? 20th बोला है बेटा, 10th भी बोला है, ओके 16th भी बोला है। सर डन। सारे हो गए बेटा?
यस सर। चलो बाकी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करो। इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो, जो मैंने अभी दिए थे क्वेश्चंस उसमें अगर डाउट हो तो बताइए। बाकी क्वेश्चंस करिए और जिन जिन के क्वेश्चंस होते जाए वो जा सकते हैं। बाकी लोग अटेम्प्ट करें एंड डाउट्स आता है तो पूछिए। 25 क्वेश्चन नंबर तक। हाँ, सब बहुत आसान है बेटा, सेकंड्स में हो जाएंगे सब। सर यस बेटा। सर बाकी कौन से क्वेश्चंस हैं? अरे बाकी क्वेश्चंस नहीं है क्या तुम्हारे इसमें होम असाइनमेंट में 1 में? अच्छा ओके सर। अभी 25 क्वेश्चन नंबर किया हमने, 10 किया, 16 किया, उसके अलावा भी तो होंगे। हाँ हाँ यस सर ओके। सर फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे? Fourth question, the number of different substitution products when bromine and ethane are allowed to react. तो ये तुम्हारे पास इथेन है, इसमें उसने ब्रोमीन डाल दिया, तो एक H निकालो, एक Br लगाओ, 2H निकालो, 2 Br लगाओ, 3H निकालो, 3 Br लगाओ, 4H निकालो, 4 Br लगाओ। कभी इसका निकालो, उसका निकालो, एक साथ इसका एक, इस तरह करके कई सारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। आइडिया समझ में आया? यस सर। सर तो CH3Br जैसा प्रोडक्ट भी बन जाएगा ना? CH3Br नहीं बना सकते, खाली H निकालना। हेलोजिनेशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं तोड़ते। हाँ ओके सर। और बताइए बेटा, किसी और को कोई डाउट आ रहा है? सॉल्व करिए। सर यस बेटा। सर एक जनरल डाउट है, पूछो। बोलो ना। सर एलिफैटिक कंपाउंड्स कौन से? एलिफैटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं?
यस सर। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ये सारे एलिफैटिक हैं। सर कोई जनरल स्ट्रक्चर रहता है किसी का? जनरल स्ट्रक्चर क्यों? कोई साइक्लिक होगा, दूसरा एक एलिसाइक्लिक, एक एसाइक्लिक होगा। आपने नॉमेनक्लेचर नहीं अटेंड किया क्या लेक्चर्स? मैंने पहले लेक्चर में ही क्लासिफिकेशन बताया था सारा, एलिफैटिक, फिर साइक्लिक में एरोमेटिक, ये सब बताया गया है। उसको रिवाइज करो या किसी से वो पेज मांग लो, ग्रुप पे आप रिक्वेस्ट करो, somebody will post the page जिसमें वो क्लासिफिकेशन। सर जो आपने फोर्थ वाला बताया, हाँ सर वो वाला टाइप है ना जिसमें अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, जो हमने सीएल के साथ पढ़ा था? हाँ, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके सर। So 8th question. 8th question, which one of the following compounds will react with Grignard in the ratio 1:2? बहुत सिंपल बेटा, अगर कंपाउंड के अंदर 2 एसिडिक एच है तो उसको 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करना पड़ेगा, सिंपल। तो एक OH का H है और एक टर्मिनल एल्काइन का। हाँ समझ गया सर। Sir, 24th question. जिनको आ गए हो क्वेश्चंस दे कैन लीव, नो इश्यूज। Excuse me, sir. यस बेटा। 24th question. 24th question. An unknown carboxylic acid salt on Coles electrolysis forms cyclobutane. साइक्लोब्यूटेन बनाना है ये, तो साइक्लोब्यूटेन अगर बनाना है तो, और कोल्स इसका मतलब है कि ये यहाँ पर फ्री रेडिकल और यहाँ फ्री रेडिकल का इंटरमीडिएट रहा होगा ऐसे, और यहाँ फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट कैसे आता है, उसके लिए CO2 यहाँ से निकाला जाता है, इसका मतलब ये CONA टाइप ऐसा कुछ रहा होगा ऐसा। तो ये अगर आपका स्टार्टिंग कंपाउंड है तो पहले ये इंटरमीडिएट बनेगा, CO2 हट के फ्री रेडिकल आएगा, और मतलब ये यहाँ से तोड़ दोगे आप और फिर ये ऐसा बन जाएगा। तो ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो आप देखो हेक्सेन डाइओइक एसिड, ए आंसर हो जाएगा। बेटा इज इट क्लियर? सर एक बार 4 एक्सप्लेन कर दीजिए ना वापस। कौन सा बेटा? सर 7th का बी होना चाहिए ना? ब्रोमिनेशन ऑफ एन एल्कीन, नहीं बेटा, क्लोरीनेशन बताया तो था। ये ऑर्डर होता है F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2। F2 इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाती है। यस सर, यस सर, यस। याद करो, ऐसा सिखाया Yes. था। तुम सिलेक्टिविटी पे चले गए, वो नहीं। ओके। इस एक्सरसाइज को पूरा आप अटेम्प्ट कर लेना सारे बच्चे। हाँ, वैसे सारे क्वेश्चंस आ ही जाएंगे, सब बहुत आसान।
सर यस बेटा। सर 9th का आंसर बी इसलिए क्योंकि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है और स्ट्रेट चेन है ना। स्ट्रेट चेन है और इवन, यस बेटा, परफेक्ट। ओके सर बट स्ट्रेट चेन नेसेसरी नहीं है ना। स्ट्रेट चेन नहीं, सिमेट्रिकल होना जरूरी है। जिसको आप हाफ हाफ में डिवाइड करो और वो दोनों हिस्सों में एक ही जैसा आए। ये अटेम्प्ट कर लीजिएगा बेटा। एल्कीन हमारा फिनिश हो गया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एल्कीन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यस सर। यस सर।